नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और चलिए बुलेटिन की शुरुआत मध्य प्रदेश की खबरों से कर लेते हैं। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बताने के लिए बैतूल से आए कर्नाटक के 1400 जवान परेशान है। दरअसल मतदान के बाद होमगार्ड के जवानों को वापस भेजने का कोई इंतजाम ही नहीं किया गया है। वहीं जिसकी वजह से कर्नाटक के 1400 जवान बैतूल में ही फंसे हुए हैं। उचित भोजन नहीं मिलने और ठहरने की सही व्यवस्था नहीं होने का आरोप लगाते हुए जवानों ने जल्द वापस भेजने की भी गुहार लगाई है। वहीं अधिकारी इसके लिए PHQ स्तर पर प्रयास करने का भरोसा जताते हुए व्यवस्थाओं में सुधार और जवानों को बेहतर ख्याल रखने का दावा कर रहे हैं। हम MP में इलेक्शन आए थे। इलेक्शन होकर हमको जाने का था। अभी 5वां दिन चालू है, हम नहीं गए। हमारा जो उच्च अधिकार है, जो हमारा नोडल अधिकारी बोलते हैं कमांडर सर, पटेल सर, वो तो हमका कॉल भी नहीं रिसीव करते, हमारे पास नहीं आ रहे। अभी हमारा इतना प्रॉब्लम है, आज तो किसी हालत में जाते करके ट्रेन बुक हुआ करते, हम लोग सब बैग लेके बाहर आए। अभी हमको जाने को नहीं हो रहा। कुछ हमारे यहाँ फूड का भी प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग खाना सूट नहीं हो रहा है, तबियत बहुत प्रॉब्लम है यहाँ। कुछ लोग को डिसेंट्री वो प्रॉब्लम हो रहा है, रहने का नहीं। वो घर में भी बहुत प्रॉब्लम है। जो कुछ लोगों का दादी गुजर गए है, कुछ लोगों का शादी का प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को बीबी बच्चे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। अभी हमको किसी भी हालत में यहाँ से जाने का है। गवर्नमेंट, कर्नाटक गवर्नमेंट से हम इतना रिक्वेस्ट करते हैं, हमको किसी भी हालत में आज यहाँ से भेजो, लेके जाओ। इतना हमारा सबका, जितना हमारा बेलगांव डिस्ट्रिक्ट का, कर्नाटक से सब आए ना, सबसे तरफ से एक निवेदन है गवर्नमेंट को। क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से ही पनौती शब्द काफी चर्चा में है। भारत की हार के बाद सोशल मीडिया पर इस शब्द को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है वो देखने लायक है। अब ये सियासी भी हो गई है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बाद इसमें मध्य प्रदेश के नेताओं की भी अब एंट्री हो चुकी है। दिग्विजय सिंह ने पनौती शब्द की पूरी परिभाषा समझाई है, साथ ही PM मोदी पर तंज भी कसा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, दिखाते इस खास रिपोर्ट में। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया से भले वर्ल्ड कप हार गई, लेकिन इस हार की टीस पनौती शब्द में दिखने लगी है। ये शब्द सोशल मीडिया की सीमा लांघकर सियासी बयानबाजी में आ गया है। ट्वीट पर तो पनौती शब्द जैसे ट्रेंड हो रहा है और मीम्स भी बन रहे हैं। उससे लगता है कि निशाना PM नरेंद्र मोदी पर है, जो वर्ल्ड कप फाइनल के दिन स्टेडियम में मौजूद थे। हालांकि सियासी आरोप ये भी है कि राहुल गांधी ने मंगलवार को राजस्थान के जालौर में PM मोदी के लिए इसी शब्द का इस्तेमाल किया। इस पर मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्मा गई है और ये इस प्रकार के पनौती शब्द का उपयोग करके उन्होंने 130 करोड़ जनता का अपमान किया है। और राहुल गांधी जी, आपको देश देख रहा है कि आपकी मंद बुद्धि कितनी है कि जिस दुनिया के लोकप्रिय नेता को 12 देश अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित करते हो और आप इस भाषा का उपयोग करते हैं। देश के अंदर कांग्रेस नेस्तनाबूद हो रही है और आप इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं। आपने 130 करोड़ जनता का अपमान। बीजेपी PM मोदी के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करने पर राहुल गांधी को अभी घेर ही रही थी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह ने इस मामले को और भी बढ़ा दिया। दिग्विजय सिंह ने पनौती शब्द को परिभाषित करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि पनौती का क्या अर्थ है, मैंने पता लगाया, यह एक नकारात्मक शब्द है। जब कोई काम होते होते रह जाए तो उस इंसान को पनौती कह दिया जाता है। साथ ही उन्होंने PM मोदी पर विश्व गुरु कहकर तंज भी कसा। देखिए, वर्ल्ड कप का मैच हम लोग किस पनौती की वजह से हार गए, ये तो जांच का विषय है। राहुल जी ने तो कहा कि बताइए वो पनौती कौन है जिसने सिस्टम में जाकर के ऐसा कुछ काम किया कि हमारे खिलाड़ी जो उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाए, उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं है। अब पनौती के नाम से भारतीय जनता पार्टी के नेता, भाजपा ही के ही किसी के नेता का यदि नाम लेने लगे हैं तो इसमें कांग्रेस पार्टी की क्या गलती है? क्या आप उनको पनौती मानते हैं? इस बात का भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। जाहिर है पनौती शब्द का सियासीकरण कर राजस्थान में चुनावी फायदा ढूंढा जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी सियासत ठीक है या फिर मुद्दों पर सियासत होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में नई सरकार के लिए मतदान हो चुका है, अब नतीजों का इंतजार है। MP में जहां भाजपा के प्रचार की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेताओं ने संभाली थी, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व CM कमलनाथ ने भी दम भरा था। ऐसे में जनता का साथ
किसे मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी और ये भी 3 दिसंबर को ही सामने आ जाएगा। लेकिन चुनाव को लेकर नेताओं की भूमिका क्या रही, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मोदी ने 15 जिलों में 14 रैली और एक रोड शो किया। गृह मंत्री अमित शाह ने 13 जिलों में 17 रैली और 2 रोड शो किए। यूपी सीएम आदित्यनाथ ने 13 जिलों में 14 रैली और 2 रोड शो किए। राहुल गांधी ने किए 10 जिलों में 10 रैलियां और 2 रोड शो। प्रियंका गांधी ने 9 जिलों में 10 रैलियां और 1 रोड शो किया। 1 महीने तक मध्य प्रदेश के आसमान पर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर तो सड़कों पर वीआईपी गाड़ियां फर्राटा भरती रहीं। सीएम शिवराज ने भी प्रदेश में तकरीबन 180 चुनावी सभाओं का प्लान बनाया था, लेकिन अंतिम दिन तक उनकी 165 सभाएं हो सकी। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल में, प्रहलाद सिंह पटेल महाकौशल में, नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय अपने अपने जिलों में ही सीमित रह गए। देखिए, राजनेता यदि जनता के बीच जाता है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सतत जनसंवाद, जनसंपर्क और जनता के संपर्क में रहने वाले राजनीतिक दल के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगभग 700 से अधिक सभाएं करी, केंद्र और राज्य के मिला लें। अकेले मुख्यमंत्री जी ने आचार संहिता में 165 से अधिक सभाएं कर डाली शिवराज जी ने। कांग्रेस की कुल जमा सभाओं को जोड़ लें तो 200-250 के आसपास पहुंचती है पूरे लंबे समय की। तो निश्चित तौर पर यदि आप लगातार सभाएं करते हैं, रोड शो करते हैं, जनता के बीच जाते हैं तो उसका लाभ मिलता है। जो पब्लिक कनेक्ट है, जनसंपर्क है, वो सशक्त होता है और उसका लाभ चुनाव में मिलता है, जिसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। कांग्रेस में प्रदेश नेतृत्व की बात करें तो कमलनाथ ही चुनावी सभा में सबसे आगे दिखे। दिग्विजय सिंह कांग्रेस में नाराज नेताओं को मनाने में जुटे रहे। प्रदेश के नेताओं की बात करें तो इनके अलावा सिर्फ जीतू पटवारी ने ही कुछ अन्य जगहों पर प्रचार किया। तो वहीं चुनाव न लड़ने के बावजूद भी कांतिलाल भूरिया और सुरेश पचौरी ज्यादा सक्रिय नजर आए। तमाम जो जनवर की आवाज को लेकर कांग्रेस के आला नेता उनके बीच में गए, उनसे अपील की कि मध्य प्रदेश में एक ऐसी सरकार है जिसने आपको केवल लूटने का काम किया है, अब इस सरकार को सबक सिखाने का समय आ गया है। उन पहलुओं को लेकर जनता गई, जनता के बीच में कांग्रेस के नेता गए। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वे नेता जो केवल षड्यंत्र और मुखौटा लगाकर जनता के बीच में गए, जिन्होंने लाडली बहना का नाम दिया, उस बहना को 18 सालों में इनको कभी याद नहीं आई। जब अंतिम सांसें गिन रही भारतीय जनता पार्टी के प्राण उत्सर्जन कैसे किए जाए, उस दिशा में केवल ये झूठ का मुखौटा लगाकर बहनाओं के बीच में गए। 3 दिसंबर की मतगणना के बाद प्रचार की कमान संभालने वाले नेताओं में सेहरा किसके सिर बंधेगा, यह भाजपा में कहना तो मुश्किल है, लेकिन कांग्रेस में कमलनाथ ही लीड करेंगे ये तो तय नजर आ रहा है। अनुराग मालवीय, INS 24/7 भोपाल। इधर नरसिंहपुर के गोटेगांव विधानसभा सीट पर भी बागी ताल ठोक रहे हैं। यहां भाजपा से महेंद्र नागेश तो कांग्रेस से NP प्रजापति मैदान में है। तो वहीं कांग्रेस में बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे शेखर चौधरी ने भी इस चुनाव में अपना दमखम दिखाया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। गोटेगांव विधानसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की बात करें तो यहाँ पर किसी एक पार्टी का वर्चस्व नहीं रहा है। इस बार यहाँ भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय के बीच महामुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ बीजेपी से महेंद्र नागेश तो कांग्रेस से NP प्रजापति मैदान में है। तो वहीं कांग्रेस से बागी होकर शेखर चौधरी ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। वोटिंग तो हो चुकी है, लेकिन मतगणना से पहले यहाँ बागी जीत का दावा कर रहे हैं। टिकट तो पार्टी ने दिया था और बाद में 4 दिन बाद काट ली। तो टिकट काटने का जितना दुख मुझे था, उससे कहीं ज़्यादा आक्रोश मुझे तो दुख था, लेकिन आक्रोश लोगों में था। मेरे सहयोगी, मेरे चाहने वाले पूरे गोटेगांव विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में हैं। उन लोगों ने एक मत होकर एक कार्यक्रम किया गोटेगांव में कि आपको चुनाव लड़ना है। तो मैंने लोगों से कहा कि विधानसभा का चुनाव है, कोई पंचायत का चुनाव नहीं है, बहुत संसाधन लगते हैं। तो लोगों ने ये तसल्ली दी कि आप चुनाव में फार्म भरिए, चुनाव हम लोग पंचायत अपने गांव में अपनी पोलिंग बूथ में पंचायत के चुनाव जैसा लड़ेंगे, आपको सिर्फ अपना नामांकन भरना है। जब उन्होंने हमको हिम्मत दी तो उनकी हिम्मत से मुझे हिम्मत आई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मैं रहा हूं तो मेरे चाहने वाले उस पार्टी में भी हैं, उस पार्टी से भी मेरे संबंध हैं, संबंधों को लोगों ने निभाया है। परसेंटेज बता पाना कठिन है, लेकिन हमको ये मान सकते हैं कि 2.5 की परसेंटेज में मुझे उसका समर्थन मिलेगा। देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी शेखर चौधरी बीजेपी कांग्रेस दोनों का गणित बिगाड़ते दिखाई दे रहे हैं।
क्योंकि शेखर कांग्रेस पार्टी से विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 2008 के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की भी प्राथमिक सदस्यता ली। 2017 में कांग्रेस में शामिल होकर घर वापसी की। इस बार कांग्रेस की पहली सूची में शेखर चौधरी का नाम था, लेकिन दूसरी सूची में उनका नाम काटकर एनपी प्रजापति को टिकट दे दिया गया। अब देखना यही होगा कि 3 दिसंबर को आने वाले नतीजे में ऊंट किस करवट बैठता है। गणेश प्रजापति, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है। प्रदेश की ज्यादातर विधानसभा में इस बार बागी भाजपा और कांग्रेस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। बात करें मल्हारगढ़ विधानसभा की तो यहां से प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाजपा से चौथी बार चुनाव लड़ा है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी से 2018 के प्रत्याशी रहे परशुराम सिसोदिया ने भी इस बार फिर से चुनाव अखाड़े में वो नजर आए हैं, ताल ठोकते हुए दिखाई दिए हैं। कांग्रेस पार्टी से बागी होकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में श्यामलाल जोगचंद ने भी यहां पर दमखम दिखाया है और चुनावी मैदान में उतरे हैं। कितने मजबूत है और कौन इन तीनों में से मजबूत है, देखिए इस पूरी रिपोर्ट। मल्हारगढ़ विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी जगदीश देवड़ा चौथी बार चुनाव लड़ चुके हैं और भाजपा सरकार में कई बड़े पदों पर मंत्री रह चुके हैं। मंत्री देवड़ा ने 2018 में कांग्रेस से प्रत्याशी रहे परशुराम सिसोदिया को 12,000 मतों से मात दी थी, मगर इस बार कांग्रेस के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी उनके सर का दर्द बने हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है। मल्हारगढ़ विधानसभा से 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया इस बार फिर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो इस क्षेत्र में 2008 से कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतने में नाकाम रही है। कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के सामने 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। इस बार कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया 25,000 मतों से चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। आशीर्वाद दाताओं को, मतदाताओं को धन्यवाद कि उन्होंने बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा लिया और मंदसौर जिले में सबसे ज्यादा मतदान मल्हारगढ़ विधानसभा में हुआ और सबसे ज्यादा मतदान यहाँ के भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ और यहाँ के जो वर्तमान में विधायक 3 बार के विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी के खिलाफ भारी मतदान हुआ है और निश्चित तौर पर मल्हारगढ़ विधानसभा हम कम से कम 25,000 वोटों से जीतने वाले हैं। मल्हारगढ़ विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी श्यामलाल जोगचंद भी जीत का दावा कर रहे हैं। श्यामलाल जोगचंद कांग्रेस पार्टी के टिकट पर 2011 और 2008 में चुनाव लड़ चुके हैं। क्षेत्र में बढ़ती लोकप्रियता के चलते उन्हें डायल 100 के नाम से बुलाते हैं। हम लोगों ने मिलकर के इस चुनाव को लड़ा, तो ये आम जनता का चुनाव था। बहनों ने लड़ा, किसानों ने लड़ा, व्यापारियों ने लड़ा, मजदूरों ने लड़ा, गरीबों ने लड़ा और आम जनता इस चुनाव में थी। और मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनाव ऐतिहासिक वोटों से हम लोग जीतेंगे और मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक मतदाता के लिए काम करेंगे। इस बार बागी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर ये नहीं भी जीते तो जीत हार के फर्क में बहुत अंतर पैदा कर सकते हैं। जानकारों की माने तो श्यामलाल जोगचंद से सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका कांग्रेस को है। कमलेश मोदी, INS 24/7 मंदसौर। इधर मध्य प्रदेश में मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ईवीएम को कंट्रोल रूम में रखा जा चुका है। अब इंतजार 3 दिसंबर का है, जब प्रदेश में नई सरकार का चेहरा स्पष्ट हो जाएगा। मतगणना की तैयारी को लेकर भोपाल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि मतगणना में करीब 500 से ज्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। उनकी ट्रेनिंग गुरुवार से शुरू हो जाएगी। कर्मचारियों को ट्रेनिंग से पहले रामेडाइजेशन भी किया जाएगा। सारी तैयारियां हमारी पूरी हैं। स्ट्रांग रूम की जगह पर हम लोगों ने मशीनें जहां रखी हैं वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर और कैंडिडेट्स है उनके प्रतिनिधियों को ठीक सामने ही रुकने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हमारे जितने भी कर्मचारी, लगभग 500 के आसपास कर्मचारी लगेंगे, तो उन सभी की ट्रेनिंग कल से चालू हम लोग कर रहे हैं। उनका रैंडमाइजेशन भी हमारे द्वारा किया गया है।
इधर मध्य प्रदेश में पिछली बार की तुलना में इस बार महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। कई जगहों पर मतदान नए रिकॉर्ड भी कायम करते हुए नजर आए हैं। वहीं मतदाताओं ने महिलाओं की बम्पर वोटिंग को लेकर प्रदेश की सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। दोनों ही दलों को ये वोटिंग अपने पक्ष में नजर आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस बार महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया क्यों है। 34 जगहों पर बम्पर वोटिंग। मध्य प्रदेश में महिला मतदाताओं के उत्साह के कारण इस बार के चुनाव में कई नए रिकॉर्ड बने हैं। निर्वाचन आयोग के फाइनल अपडेट के मुताबिक प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में से 34 पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक है। रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट वोटिंग के मामले में टॉप पर है। मतदान का आंकड़ा 90.10% तक पहुँच गया, जो साल 2018 के 88.35% के मुकाबले करीब 2% ज्यादा है। वैसे पूरे प्रदेश में पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 2.10% अधिक मतदान हुआ है। पिछले बार के कंपैरिजन 3% मतदान बढ़ा है। इसके कई सारे जो है अनुमान लगाए जा रहे हैं, जिसमें से हमारी जितनी भी महिलाओं को लेकर योजनाएं हैं वो शामिल हैं। फिर चाहे उसमें लाडली बहन योजना हो, लक्ष्मी योजना हो, संबल योजना हो या स्वरोजगार योजना हो, ये सभी योजनाएं जो है महिलाओं के हित में बनाई गई हैं और कहीं ना कहीं जो मध्य प्रदेश की महिलाएं हैं वो इनसे प्रभावित हुई हैं, जिसका असर हमें इस बार चुनावों में देखने के लिए मिला है। प्रदेश में 2018 की तुलना में इस बार के विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंट में बढ़ोतरी दर्ज हुई। पोस्टल बैलेट के मतदान प्रतिशत को छोड़ दिया जाए तो इस बार प्रदेश में 77.15% मतदान हुआ। 2023 के विधानसभा चुनाव में 2.10% मतदान की बढ़ोतरी हुई। जिलावार देखें तो सिवनी जिले में सबसे अधिक 86.29% मतदान हुआ। इस तरह अलीराजपुर जिले में सबसे कम 61.81% मतदान हुआ। रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा सीट में सबसे अधिक मतदान हुआ। इस बार का मतदान प्रतिशत 90.10 है, जबकि वर्ष 2018 के चुनाव में 88.35% मतदान हुआ। वहीं विधानसभा निर्वाचन 2023 में प्रदेश के सिवनी जिले की लखनादौन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान प्रतिशत में सबसे अधिक बढ़ोतरी हुई। यहाँ साल 2018 में मतदान प्रतिशत 77.98 था, जबकि साल 2023 के विधानसभा निर्वाचन में यह बढ़कर 84.71 हो गया। यानी यहाँ मतदान प्रतिशत में 6.73% की बढ़ोतरी हुई। सीधे जिले की सिहावल विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 78 में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का मत प्रतिशत 11.91% अधिक है। आगे बढ़ चढ़ कर महिलाओं ने बम्पर वोटिंग की। अभी टीवी पर एक महिला से पूछा गया इस बार मुद्दा क्या है चुनाव का। उसने जवाब साफ दे दिया, मुद्दा है बदलाव। हमें बदलाव चाहिए, हमें न्याय चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए। साफ है महिलाओं का उत्तर कि हमें कमलनाथ जी की सरकार और कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहिए। जानकारों की माने तो इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के घोषणा पत्र में महिलाओं को लेकर कई वादे किए गए हैं, जैसे लाडली बहना योजना, आवास योजना, नारी सम्मान योजना, गैस सिलेंडर के रेट कम करना। अब देखना ये है कि महिलाओं को किसकी योजना पसंद आई है और इसका पता चलेगा 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। चलिए इसी बीच सीधे रुक करते हैं इंदौर का। बड़ी खबर इंदौर से, जहां हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न और रितेश इनानी चुने हुए गए हैं अध्यक्ष। रितेश इनानी को मिले हैं 669 वोट। इनानी ने अमर सिंह राठौर को 66 वोट से हराया है और भुवन गौतम बने हैं सचिव। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको इंदौर से बता रहे हैं, भुवन गौतम सचिव बने हैं। तो हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव जो हैं वो संपन्न हो चुके हैं और रितेश इनानी चुने गए हैं अध्यक्ष।
चलिए बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां ग्वालियर में डाक मतपत्रों से कांग्रेस को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने का वादा किया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार शासकीय कर्मचारियों का भरपूर समर्थन मिलेगा, इसलिए डाक मतपत्रों की सुरक्षा और गड़बड़ी की आशंका में कांग्रेस परेशान है। बता दें कि जीत हार में नजदीकी मामला होने पर डाक मतपत्रों की भूमिका बढ़ जाती है। कांग्रेस विधायक व प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने भारत निर्वाचन आयोग को डाक मतपत्रों की सुरक्षा ईवीएम की तरह ही करने के लिए पत्र लिखा है। का सवाल है, हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि इनमें कहीं ना कहीं घपला हो जाता है, तो इन पोस्टल वोट्स को भी मुझे लगता है कि प्रिजर्व करना, उनको संभाल के रखना, उनको कस्टडी में रखना और उनकी जो काउंटिंग है या जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको प्रॉपर करने की बिल्कुल आवश्यकता है। ईवीएम सारी स्ट्रांग रूम पहुंच गई हैं और उनको सिक्योरली सील कर लिया गया है, जो एक तरीका है, स्टैंडर्ड तरीका, जिसमें ऑब्जर्वर्स के सामने और दलों के सामने उसको सील बंद किया गया है। इसमें 3 लेयर की सिक्योरिटी रहती है, तो इसमें जो सीआरपीएफ है, हमारा बीएसएफ की कंपनी है, वो उसकी स्ट्रांग रूम की जो बिल्डिंग है उसकी सिक्योरिटी के लिए लगी हुई है। भोपाल मंडल के अंतर्गत बुधनी, मिड़घाट और चौका और बरखेड़ा स्टेशनों पर प्री एनआई और एनआई कमीशनिंग के तहत तीसरी रेल लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जा रहा है। ये काम 27 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान भोपाल मंडल से होकर जाने वाली जबलपुर मंडल की 10 ट्रेनों को परिवर्तित कर दिया गया है। वहीं साथ ही 5 ट्रेनों को रद्द करने का भी निर्णय लिया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल में बुधनी बरखेड़ा के मध्य तीसरी लाइन से संबंधित एनआई एवं प्री एनआई का कार्य 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक किया जाएगा। इस कार्य यह भी अधोसंरचना से रिलेटेड कार्य है, जिससे पैसेंजर्स को लॉन्गर ड्यूरेशन में बहुत फायदा मिलेगा इन टर्म्स ऑफ पंक्चुअलिटी एज वेल एज सेफ्टी। परंतु इस कार्य के दौरान पश्चिम मध्य रेलवे से गुजरने वाली एवं चलने वाली करीब 6 ट्रेनें कैंसिल होंगी। एक ट्रेन रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद चलो।